नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने शिक्षाप्रद यूट्यूब चैनल विज्ञान अड्डा पर। और आज हम इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था का एक बेहतरीन विषय है, उसको हम डिस्कस करेंगे और इससे नंबर ऑफ टाइम एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। तो आज का टॉपिक है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ में इन शेड्यूल्स को कैसे याद रखें उसके संबंध में मैंने एक ट्रिक बनाई है, उसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आइए वीडियो क्लासेस स्टार्ट करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक जो है हम क्वालिटी एजुकेशन को प्रोवाइड करा सकें। तो आप देखिए दोस्तों, संविधान हमारे देश को चलाने के लिए, राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए सर्वोच्च कानून की एक किताब है, कानून है, उसको कहा जाता है संविधान। और उस संविधान के अंदर नंबर ऑफ पार्ट्स, नंबर ऑफ आर्टिकल और नंबर ऑफ शेड्यूल्स इस प्रकार से रहेंगे, जिनको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम बात करेंगे हमारी संविधान की जो कानूनी किताब है, उसके अंदर कुछ अनुसूचियां हैं, शेड्यूल्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो ये अनुसूचियां क्या होती हैं? देखिए दोस्तों, कुछ कानून, कुछ प्रावधान जो हैं समय के साथ परिवर्तित होते हैं। आप सब, हम सब जो हैं एक एज के साथ कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर आता है। जब हम 1 साल के थे, 10 साल के थे, 15 के थे, 18 के होंगे, आगे 25 के होंगे, तो हर एक उम्र के साथ हमारे अंदर कुछ परिवर्तन आता है। हमारी एज बढ़ती है, हमारा वज़न बढ़ता है या घट भी सकता है, विड्थ बढ़ जाती है, हम मोटे हो जाते हैं, हमारी नॉलेज बढ़ती है। तो हमेशा जो प्रावधान समय के साथ परिवर्तित होंगे, परिवर्तन उनके अंदर हो सकता है, अमेंडमेंट हो सकता है, उन्हें कहा गया है शेड्यूल्स, अनुसूची। जिस प्रकार से आप ये देखिए, जितने भी हमारे महापदाधिकारी हैं, प्रधानमंत्री की का जो वेतन है वो वही तो नहीं होगा जो 1950 से जो स्टार्ट हो गया। अब 2020 है तो उनके वेतन में परिवर्तन जरूर होगा। तो नंबर ऑफ ऐसे विषय हैं जो अनुसूची के अंतर्गत आते हैं और उन सभी को आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज, भारतीय संविधान के अंदर अनुसूचियां कितनी हैं? तो भारतीय संविधान के अंदर जिस समय संविधान बना, मूलभूत संविधान के अंदर 8 अनुसूचियां थी और समय के साथ परिवर्तन होते होते एट प्रेजेंट 12 अनुसूचियां हैं। तो ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय संविधान में अनुसूचियां कितनी है? मूलभूत रूप से संविधान में 8 अनुसूचियां थी, एट प्रेजेंट कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि भाई संविधान की 11वीं अनुसूची में क्या है, किस विषय से संबंधित है? भारतीय भाषाएं, हमारी जो भाषाएं हैं वो संविधान की किस अनुसूची में आती हैं? तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, हमारे पास समय भी कम होता है तो हम इसको ट्रिक के साथ करेंगे। तो एक शानदार ट्रिक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो भारतीय संविधान की अनुसूचियों के संबंध में आपको एक ट्रिक दिखाई दे रही है दोस्तों। तो आप ये देखिए, जो आपको ये ट्रिक दिखाई दे रही है, एसएस और एससी जनसभा से बदला पंचनगर। तो ये ट्रिक है 12 की 12 अनुसूचियां याद। इन 12 की 12 ट्रिक्स को याद करने के लिए एक पॉकेट ट्रिक है आपके लिए। एसएस और एससी जनसभा से बदला पंचनगर, ठीक है? तो ये आपको सीक्वेंस वाइज S1, 2, 3 इस तरह से बढ़ती बढ़ती टोटल कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। मान लो जैसे कि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि पंचायती राज संविधान की किन अनुसूची में है। ये क्वेश्चन पिछले 5 साल में मैं 5 से 6 बार देख चुका हूं दोस्तों। तो 11वीं अनुसूची है ये, किससे संबंधित है? पंच। तो पंच से आपको हमेशा याद रहेगा पंचायती राज। ओके, तो आप ये देखिए, मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हमारी जो भाषाएं हैं, संवैधानिक भाषाएं किस अनुसूची में आती हैं? 8th भा से क्या हो जाएगा? भाषाएं। तो ये आपके लिए काफी इजी है, इजी टू इम्प्लीमेंट है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट ट्रिक है और आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। लेकिन हम इन सभी चीज़ों को हम कॉन्सेप्ट से डीप से भी पढ़ेंगे, डिटेल्ड में पढ़ेंगे। तो अब इन सभी 12 की 12 अनुसूचियों को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप सबसे पहले हमारी ट्रिक याद हो चुकी होगी आपको, एसएस और एससी जनसभा से बदला पंचनगर। अब इन सभी 12 अनुसूचियों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एसएस
फर्स्ट एस से क्या बनता है, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। तो इस ट्रिक में जो फर्स्ट एस है उससे बनता है हमारी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। तो हमारी पहली अनुसूची के अंदर क्या है, हमारे जितने भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश, उनके नाम, उनकी टेरिटरी, उनकी जो बाउंड्रीज हैं कितने हैं एट प्रेजेंट, तो वो सब डिटेल जो है आपको कहाँ मिलेगी, फर्स्ट शेड्यूल के अंदर मिलेगी। जैसे कि आप सबको पता है कि J&K को जो है विशेष स्पेशल स्टेट का दर्जा हटाकर उसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया। तो एट प्रेजेंट कितनी स्टेट्स हैं और कितनी यूनियन टेरिटरी हैं। यूनियन टेरिटरी स्टेट से रिलेटेड कुछ भी चेंज होगा वो कहां पर आ जाएगा, हमारा इसके अंदर आ जाएगा। तो ये हमें बताता है राज्यों प्लस केंद्र शासित प्रदेश, उनके नाम प्लस उनकी सीमा, क्षेत्रफल, इन सब के विषय में है हमारा फर्स्ट शेड्यूल। मतलब कि हमने अनुसूची, पहली अनुसूची में हमारे जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके संबंध में जो चेंज होगा या एट प्रेजेंट जो व्यवस्था है उसको हमने इसमें डाला है। कभी भी कुछ भी चेंज होगा वो जाकर फर्स्ट अनुसूची के अंदर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो फर्स्ट शेड्यूल है हमारा ये। अब सेकंड आ जाते हैं। सेकंड एस आपको दिखाई दे रहा है। सेकंड एस का मतलब क्या है, सैलरी एंड इमोल्यूमेंट्स। तो वेतन है, कुछ भत्ते हैं, और ये किन के लिए हैं, ये संविधान के जो काफी बड़े महापदाधिकारी हैं उन सब के विषय में जो है ये दिया गया है। मैंने आपको बताया कि भाई हमारे देश के प्रधानमंत्री का वेतन मान लिया जाए 1950 में जो है 1 लाख रुपए था, ठीक है। तो एट प्रेजेंट भी 1 लाख तो नहीं होगा। मान लीजिए हमारे देश के जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनका वेतन 1950 में जो है 50,000 था, तो अभी भी वो तो नहीं रहेगा, चेंज होंगे ये चीजें। उनको जो भत्ते, जो अलाउंस दिए जाते हैं वो सब किसके अंदर आते हैं, हमारे ये। तो सेकंड अनुसूची में प्रावधान है हमारे महापदाधिकारियों के वेतन और भत्ते के संबंध में। कौन कौन आते हैं इसके अंदर, राष्ट्रपति सबसे ऊपर क्या है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा राज्यसभा के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, विधानसभा विधान परिषद के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज, जस्टिस जो करते हैं, कैग ऑफिसर, उन सभी महापदाधिकारियों के संबंध में सैलरी एंड इमोल्यूमेंट्स। तो आपको ध्यान रखना, आपसे पूछा जाए कि भाई किस अनुसूची के तहत महापदाधिकारियों का वेतनमान जो है निर्धारित है, किस अनुसूची में आता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड में। तो सेकंड एस से आ जाते हैं हमारे, ये आ जाते हैं। अब आते हैं थर्ड। देखिए थर्ड और से, ओ से आप ध्यान रखेंगे ओथ। ओथ का मतलब होता है शपथ, एफर्मेटिव्स, एफर्मेशंस। तो थर्ड अनुसूची के अंदर है हमारे ओथ एंड एफर्मेशन लेटर जो हैं हमारे ऑफिशियल से रिलेटेड। हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनका शपथ पत्र, गोपनीयता की शपथ लेंगे तो किसको संबंध में रखते हुए करेंगे, तो वो सब चीजें किस में आती है, हमारी थर्ड। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। शपथ पत्र, तो आपसे पूछा जाए किस अनुसूची के अंदर आते हैं, ये हमारे थर्ड के अंदर आते हैं, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फोर्थ शेड्यूल, चौथी अनुसूची। और में आर से क्या याद रखोगे आप, राज्यसभा सीट अलोकेशन रिलेटेड टू डिफरेंट स्टेट्स। हर एक राज्य से राज्यसभा में कितने सदस्य आएंगे, इन सभी के संबंध में प्रावधान है फोर्थ शेड्यूल के अंदर। इंपॉर्टेंट है ये कि प्रत्येक राज्य से राज्यसभा में कितने मेंबर जाएंगे, ये डिसाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो फोर्थ हमारा ये है। आपसे ये पूछ ले कि सबसे ज्यादा किस स्टेट, तो ये है हमारा उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा सीट जिसकी है 31, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। सबसे कम नहीं पूछेगा क्योंकि एक है और वो काफी नंबर ऑफ स्टेट्स यूनियन टेरिटरी की भी है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। हमारा हरियाणा जो है, हरियाणा की आप ध्यान रखेंगे 5 राज्यसभा की सीटें हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन अगर ये फैक्ट बेस्ड पूछता है तो हमें पता होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करूंगा आप सभी विद्यार्थियों को समझ आया ये। एसएस और एस से है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, सेकंड एस से क्या है, सैलरी एंड इमोल्यूमेंट्स, वेतन और भत्ते, और ओ से क्या है, ओथ, शपथ पत्र, आर से क्या है, राज्यसभा सीट्स ऑफ स्टेट, प्रत्येक राज्य की राज्यसभा में मेंबर,
सबसे ज्यादा किस राज्य के राज्यसभा में मेंबर हैं? यूपी के हैं 31, सबसे ज्यादा जनसंख्या भी है वहां। हरियाणा की कितनी है राज्यसभा की सीटें? आपकी 5, इनको आप ध्यान रखेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं, 5th शेड्यूल, एसएस और एससी। एससी से आप ध्यान रखेंगे शेड्यूल्ड, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिए। 5th है एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल इन शेड्यूल एरियाज ट्राइब्स। देखिए जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित अक्षेत्र, अनुसूचित जनजाति, एक पर्टिकुलर रीजन जो है उनके संबंध में जो है प्रशासनिक नियंत्रण, इसके संबंध में अनुसूची 5th में डाला गया है। देखिए हमारे पूरे वर्ल्ड, हमारे पूरे कंट्री के अंदर, अलग अलग स्टेट्स के अंदर काफ़ी सारी अनुसूचित जनजातियां, जातियां, अक्षेत्र जो हैं वो हैं। और आप नॉर्थ ईस्ट के तरफ आप सबको ज़्यादा पता है, आप सुनते भी हैं, वहाँ शेड्यूल एरिया, शेड्यूल ट्राइब जो हैं काफ़ी ज़्यादा हैं। उड़ीसा साइड है, मध्य प्रदेश में भी है, हर स्टेट में है। तो उनके संबंध में एक स्पेशल प्रावधान बनाया गया है, प्रशासनिक नियंत्रण बनाया गया है, उसको हमने अनुसूची 5 में डाल दिया गया है। उनके संबंध में जो चेंज होंगे, राष्ट्रपति जो है वो काफ़ी इसके संबंध में जुड़े रहते हैं, तो वो जो है सब के सब 5th के अंदर हैं। उसके बाद 6th आते हैं हम, यही चीज़ें पूछ सकता है डायरेक्ट आपसे। एससी जनसभा, जन से आप ध्यान रखेंगे जनजाति, इनके संबंध में देखिए एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल इन शेड्यूल ट्राइब, कुछ स्पेशल अनुसूचित जनजातियों के संबंध में हमने 6ठी अनुसूची बनाई है। कुछ नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्य हैं, उन 4 राज्यों को आप ध्यान रखेंगे एक ट्रिक से। अगेन एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, एटीएम। आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि 6ठी अनुसूची किन राज्यों के संबंध में है, निम्न में से किन राज्यों के संबंध में नहीं है? तो एटीएम है स्टेट्स। ट्रिक है ये एक। ए से है असम, टी से है त्रिपुरा, एम से है मेघालय और सेकंड एम से है मिजोरम। तो ये 4 स्टेट्स हैं जिनके संबंध में 6ठी अनुसूची में प्रशासनिक नियंत्रण की अनुसूची जो है निर्धारित की गई है। तो महत्वपूर्ण है, मणिपुर नहीं है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए हमसे। मणिपुर जो है इसके अंदर नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी हो जाती है 6th शेड्यूल। अब आते हैं नेक्स्ट। देखिए फर्स्ट 6 जो है मैंने यहां तक लिखे हैं, बाकी जो है मैंने इस तरफ बताए हैं। अब जो 7 से लेके 12 तक हैं काफी इंपॉर्टेंट हैं ये। पहले 6 से क्वेश्चन कम बनते हैं, नेक्स्ट 6 से और लास्ट 6 से काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप आ जाइए, देखिए 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? जनसभा। से आप क्या रखोगे? सूची। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, इससे रिलेटेड है। आपसे कभी भी पूछा जाएगी भी 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? हमारी कुछ लिस्ट हैं, सूचियां, उनसे संबंधित है। सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। देखिए दोस्तों हम सबको पता है हमारे यहां संघीय व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था, ठीक है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल सिस्टम है। फेडरल सिस्टम का मतलब होता है पावर जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है अमंग सेंटर एंड स्टेट, राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का बंटवारा है। और किसके पास क्या कानून बनाने का अधिकार है, किसके संबंध में शक्ति है, वो सब डिसाइड होता है 7वीं अनुसूची से, ठीक है। तो संघ सूची का मतलब क्या है? संघ सूची के संबंध में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संघ के पास, सेंटर के पास है, संसद के पास है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए ये बनता है, संघ सूची के संबंध में कानून कौन बनाएगा? सेंटर। राज्य सूची के संबंध में कानून कौन बनाएगा? राज्य, स्टेट लेजिस्लेटिव, विधानसभा, विधान परिषद। लेकिन सेंटर भी बना सकती है। सेंटर में कौन बना सकती है? राज्यसभा। सिर्फ राज्यसभा को ही अधिकार है कि इसके संबंध में कानून बना सकती है। किसने ये ताकत दी हमें? संविधान ने दी। संविधान में किस अनुच्छेद ने दी? तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये आर्टिकल 249 के तहत केंद्र में संसद की, राज्यसभा स्टेट के रिलेटेड कानून बना सकती है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार किसको है? सिर्फ सेंटर को। राज्य सूची में कौन बनाएगा? राज्य प्लस केंद्र बना सकता है, किस अनुच्छेद के तहत, वो आपको ध्यान रखना है। संवर्ती में कौन बना सकता है? सेंटर बनाएगा, सेंटर के साथ राज्य भी बना सकता है,
ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब दोबारा फिर हम 1 बाय 1 देखते हैं। संघ सूची के संबंध में केंद्र कितने विषयों पे कानून बना सकता है? 97। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वास्तविक संविधान में 97 जो है विषय हैं जिनके संबंध में कानून बन सकते हैं। एट प्रेजेंट कितने हैं इसको आप ध्यान रखेंगे। एट प्रेजेंट 100 है ये विषय। इन विषयों का मतलब क्या है? जैसे कि हमारा डिफेंस, सैन्य, हमारी डिफेंस जो है सेंटर के अंडर आएंगी, सेंटर ही उसके संबंध में निर्णय ले सकता है। हमारा मॉनेटरी पॉलिसी, हमारा विदेश मंत्रालय, विदेश के साथ जो संबंध होंगे स्टेट का नहीं सेंटर का ही रोल होगा। आरबीआई, तो नंबर ऑफ डाक, हमारे जो डाकघर हैं, हमारे एयरपोर्ट्स, एयरलाइंस, रेलवे, तो ये सब किसके विषय हैं? सेंटर के हैं। किस में आते हैं? संघ। यही कानून बना सकती है। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, हमारे आगे के 6 बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस इससे जो हैं बनते हैं। तो फर्स्ट मैं उम्मीद करूंगा आपको समझ आया। सेकंड जो है राज्य, राज्य के संबंध में विषय वास्तविक जो संविधान था उसमें थे 66, लेकिन इसमें से 5 निकल करके जो है इसमें ऐड हो गए हमारे संवर्ती में। तो 66 थे, 5 माइनस हुए, कितने रह गए? अब वर्तमान में 61 हैं। और क्या क्या चीजें आती हैं? हमारी प्रशासनिक व्यवस्था, पुलिस जो है स्टेट की, लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन जो है वो भी इसके अंदर आएगा, खेती बाड़ी जो है, पशुपालन है, ये सब स्टेट को दिया गया है कि आपको ये संभालना है। एक उदाहरण देता हूं आपको सेंटर के संबंध में। 1984 में आप सबको पता होना चाहिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जब बने थे फर्स्ट, राजीव गांधी। द यंगेस्ट पीएम ऑफ आवर कंट्री वाज राजीव गांधी। तो मैंने आपको प्रधानमंत्री में भी आपको बताया था, जो हमारी क्लास अब तक हम काफ़ी पढ़ चुके हैं, हमारी सेकंड क्लास में हमने इनको डिस्कस किया था। तो आपको ये पता होना चाहिए उस समय पंजाब में काफ़ी ज़्यादा जो है आतंकवाद था। 84 में इंदिरा गांधी जी का निधन हुआ और पंजाब जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है आतंक के उसमें था। तो उस समय स्टेट गवर्नमेंट से काम नहीं हो पाया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने तरफ से जो है डिसीजन लिया। वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस फोर्स को जो है सेंटर लेवल पर एग्जीक्यूट किया गया। और इसके संबंध में राजीव गांधी के जो राजनीतिक सलाहकार थे प्लस इनके जो सेक्रेटरी थे, उन्होंने ये बताया कि भाई राज्यसभा में हम इस प्रकार से जो है स्टेट के संबंध में कानून बना सकते हैं। तो उस समय भी इसको यूज किया गया था। तो ये आपको एक उदाहरण दे रहा था मैं। स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची जो है वो म्यूचुअल, जो सेंटर के लिए भी स्टेट के लिए भी। आप एक एग्जांपल लीजिए, सीबीएसई बोर्ड किसका है? सेंटर का है, ठीक है। और स्टेट बोर्ड भी होते हैं, हरियाणा बोर्ड स्कूल एजुकेशन, एचबीएसई और सीबीएसई। तो ये सब किस में आते हैं? हमारे कंकरेंट लिस्ट में। तो वास्तविक तौर पर 47 विषय थे, लेकिन 5 इसके जो हैं इसमें जुड़कर कितने हो गए एट प्रेजेंट? 52। केंद्र बना सकते राज्य क्या आते हैं? हमारा जंगल, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ये काफी बार पूछे गए हैं ये दोनों, इनको आप ध्यान रखेंगे। लोकल गवर्नमेंट, पुलिस, फॉरेन मिनिस्ट्री किसके अंडर आती हैं? तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। तो ये है हमारी 7th शेड्यूल, बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है। 8th का मतलब क्या होगा? भा से क्या याद रहेगा? भाषाएं। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हमारी। तो भाषाएं हमारे संवैधानिक भाषाएं कितनी हैं या मूलभूत रूप से कितनी थी? तो प्रारंभिक जो थी हमारी 14 संवैधानिक भाषाएं थी। उसके बाद ऐड होते होते वर्तमान में कितनी हैं इसको आप ध्यान रखेंगे। तो वर्तमान में 22 भाषाएं हैं हमारे देश की जिनको संवैधानिक दर्जा मिला है। तो ये कब कब कैसे ऐड हुई, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। हिंदी में भी पूछ सकता है, एचएसएससी में हिंदी के जो 10 क्वेश्चन आते हैं उनमें भी इनमें से क्वेश्चन आ सकता है, और पॉलिटी का पार्ट है ही है। तो आप ये देखिए 14 मूल रूप से थी ये भाषाएं। उसके बाद 15वीं भाषा कब ऐड हुई ये पूछ सकता आपसे, 16, 17, 18 और उससे कंटिन्यू। तो 15वीं भाषा थी सिंधी भाषा, और सिंधी भाषा ऐड हुई 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 में। तो 21वां CAA का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन अधिनियम 1947 के आधार पर, 67 के बेस पर। तो 15वीं भाषा सिंधी थी, 21वां संविधान संशोधन था जिससे जोड़ी गई। उसके बाद फिर 16th, 16वीं, 17वीं और 18वीं भाषा
कौन कौन सी हैं और कब जोड़ी गई है? 71वां संशोधन 1992 में। और एक ट्रिक मैं फिर इंट्रोड्यूस करवाई आपको, इसको आप ध्यान रखेंगे, नमक से आप ध्यान रखें, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, तो इनको आप ध्यान रखेंगे। मैं रिपीट करता हूं, लिखने की जगह नहीं है, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। तो ये 16th, 17th और 18th न से है नेपाली भाषा, मैं से है मणिपुरी, कैसे है कोंकणी भाषा, इनको हमारी भाषाओं में जोड़ा गया इस संशोधन के तहत। ठीक है, अब आते हैं उसके बाद 4 भाषाएं अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में जोड़ी गई। किस संविधान संशोधन? तो इसको आप एक ट्रिक से ध्यान रखें, 21वां संशोधन फिर 71वां। 21 71 कितने हो गए? 92 हो गए जी, हमें याद हो गया, पहला 21 था फिर 71 था, दोनों को जोड़ा फिर 92वां। तो ये चारों भाषाएं 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत इनको जोड़ा गया है। कौन कौन सी भाषाएं हैं ये? तो आप ये देखिए, BDMS, रोहतक में मेडिकल कॉलेज है, हम सबको पता है BDMS, ठीक है, उससे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, भगवत दयाल मेडिकल एंड साइंस एंड रिसर्च सेंटर है वो, तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। BDMS एक ट्रिक हमने बनाई, तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। B से है बोडो, D से है डोंगरी, मैं से है मैथिली, S से है सैंथली। हिंदी में क्वेश्चन आते हैं, मैं बता चुका हूं आपको, इंपॉर्टेंट हैं। तो ये 4 भाषाएं लास्ट टाइम जोड़ी गई हैं, जिसको मिलाकर कितनी होगी हमारी? 22। रिपीट करता हूं, BDMS, बोडो, डोंगरी, मैथिली, सैंथली। तो ये आ जाता है हमारा अनुसूची 8th। अब आते हैं 9th। देखिए, जब हमारा वास्तविक संविधान बना उस समय तक कितनी थी? सिर्फ 8 अनुसूचियां थी। उसके बाद फिर एक्सटेंड हुई, ये 12 अनुसूचियां एट प्रेजेंट हैं। 9th अनुसूची किससे रिलेटेड है? ट्रिक से आप ध्यान रखेंगे, SS और SC जनसभा से क्या है? संपत्ति का अधिकार है, तो इसको हमने नाम दिया। देखिए, नौवीं अनुसूची क्या है? कोई भी एक्ट एंड रेगुलेशन, कोई भी नया अधिनियम कानून बनेगा तो वो नौवीं अनुसूची में रख दिया जाएगा, उसको संग्रह उसका वहां रख दिया जाएगा। तो वो है ये। इनिशियली जो थे काफी कम थे, ये 17-18 थे, और आज के टाइम 200 से भी ज्यादा है। तो ये सब किस में आते हैं? हमारे 9th के अंदर। लेकिन ये किस चीज से फेमस है? संपत्ति का अधिकार। तो देखिए दोस्तों, 1947 में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री या भारतीय सरकार बनी थी, तो वो 1946 में जो इलेक्शन हुए अप्रत्यक्ष रूप से उस समय बनी थी। लेकिन फर्स्ट इलेक्शन हमारे जो है 1952 में हुए थे दोस्तों। तो उस समय फर्स्ट आप कह सकते हैं कि पब्लिक वोट डालकर जो है चुनने वाली थी। तो उस समय इलेक्शन से पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री JL नेहरू ने ये घोषणा की थी कि जमींदारी प्रथा को हम खत्म कर रहे हैं, और इसके तहत जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो एक फंडामेंटल राइट हम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को हम मौलिक अधिकार बनाने जा रहे हैं। तो ये हमारी 9वीं अनुसूची जो है जब बनी, और उसी समय हमारे देश का पहला संविधान संशोधन हुआ। तो आप ये देखिए, संपत्ति का अधिकार, उस समय हमारे प्रधानमंत्री ने पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत इस अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। मौलिक अधिकार क्या बनाया गया? राइट टू प्रॉपर्टी। किस अनुच्छेद में आया? ये अनुच्छेद 31 के अंदर आया। एट प्रेजेंट इसको खत्म कर दिया गया है। ये भी क्वेश्चन पेपरों में आए हुए हैं कि वर्तमान में संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? मौलिक अधिकार नहीं है, अब सिर्फ लीगल कानूनी अधिकार है। कानूनी अधिकार है अब, इसको आप ध्यान रखेंगे। कब हुआ ये? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे मौलिक अधिकार आर्टिकल 31 से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया और आर्टिकल 300 के कै भाग में डाल दिया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफी बार ये क्वेश्चन आ चुका है। संपत्ति का अधिकार, मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत बनाया गया? एट प्रेजेंट कौन सा कानून है? किस अनुच्छेद के तहत है? और किस संविधान संशोधन के तहत? देखिए, सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पूछे जाते हैं दोस्तों। संशोधन 42 जो है आप सबको पता है, लघु संविधान। तो इस तरह से काफी संविधान संशोधन यहाँ आप देखोगे इस भाग में खास करके, तो ये काफी महत्वपूर्ण है। तो यहां तक आपको समझ आ गया 9th। तो ये आ जाता है इस प्रकार से। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं।
ओके, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम 10th 10वीं अनुसूची। बदला से आप ध्यान रखोगे, दल बदल कानून बनाया गया था एक। क्या कानून है ये? काफी जो है पेचीदा कानून है, पॉलिटिकल सिस्टम से रिलेटेड है। तो 10th अनुसूची है दल बदल संबंधी कानून, एंटी डिफ्लेक्शन रूल भी इसको कहा जाता है दोस्तों। तो आप इसको ध्यान रखोगे। दल बदल कानून किन के लिए है? कौन बदलते हैं दल? पॉलिटिक्स में कौन बदलते हैं दल? MP MLA ही तो दल बदलेंगे। किस लिए बदलेंगे? स्वार्थ के लिए। किसी भी प्रकार का स्वार्थ हो सकता है, पैसे का हो सकता है, सत्ता का हो सकता है, कुर्सी का हो सकता है। तो 10th अनुसूची है दल बदल कानून, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MP MLA, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड सो ऑन। तो ये अनुसूची है ये, ठीक है। तो इसके संबंध में 2 संविधान संशोधन हुए हैं। सबसे पहले जो है राजीव गांधी के टाइम में एक कानून बनाया गया, 52वां संशोधन 1985 में। 52वां संविधान संशोधन हुआ 1985 में, जिसके तहत टोटल के किसी भी पार्टी के टोटल का 1/3 अगर सहमत है तभी वो दूसरी पार्टी के साथ जा सकता है, अदरवाइज नहीं जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मैं इसको समझाऊंगा। सेकंड आप देखिए, उसके बाद 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 91वां संविधान संशोधन 2003 में जो है इसको और स्ट्रिक्ट कर दिया गया। टोटल पार्टी के टोटल MP MLA का 2/3 अगर होगा मेजोरिटी में, तभी जो है वो दल को बदल सकता है। ठीक है, अब किस प्रकार से इसको समझिए। मान लीजिए जो है संसद में जो है कांग्रेस भाजपा 2 पार्टी ले लेते हैं, और कांग्रेस के 9 MP जो है पहुंच गए हैं। अब 9 MP जो है वो कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार का लालच, ठीक है, किस प्रकार के लालच हो सकते हैं वो मैं बता चुका हूं शॉर्ट में, डिटेल में नहीं बात करते उसकी। लालच बुरी बला है, ठीक है। तो उन्होंने ये सोचा कि भाजपा को समर्थन दे दे, भाजपा के उसमें चले जाएं। तो अगर 9 में से 1/3 अगर एक साथ होंगे तभी वो जा सकते हैं। 9 में से अगर 3 है तो वो तीनों उसको तोड़कर जो है जा सकते हैं। ये कानून राजीव गांधी ने बनाया था 1985 में, संविधान संशोधन 52। ठीक है, इसको और स्ट्रिक्ट कर दिया अटल बिहारी वाजपेयी ने। 91वां संशोधन में उन्होंने क्या किया, जब तक 2/3 की अगर मेजोरिटी नहीं होगी तब तक वो अपने दल को छोड़ के नहीं जा सकते, तभी दल बदल सकते हैं। 9 में से 6 की सहमति होनी चाहिए तभी जा सकते हैं। तो इस तरह से उनके डिसिप्लिन, संसद का डिसिप्लिन मेंटेन रखने के लिए कानून बनाया गया। क्योंकि MLA MP विधायक जो है अपने स्वार्थ के लिए जो है पार्टी या एक दल से दूसरे दल में चले जाते हैं, सरकार गिर जाती है, दोबारा इलेक्शन होते हैं और काफ़ी सारा पैसा और जो समय है वो वेस्ट होता है। इतना जो है इससे हमारा विकास जो है, देश की डेवलपमेंट भी अफेक्ट होती है। तो इसलिए ये एंटी डिफ्लेक्शन रूल बनाया गया है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट 11वीं अनुसूची, पंच से है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया, और पंच नगर से क्या है, नगर पालिका। तो 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, 12वीं किससे संबंधित है? दोनों ही क्वेश्चन बहुत बार पेपरों में जो है आए हैं, तो इनको आप ध्यान रखेंगे। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया और 11वीं अनुसूची में इसको रख दिया गया। और पंचायती राज किस संविधान संशोधन के तहत? 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया, जिसके तहत 29 विषय बनाए गए, जिसमें पंचायती राज को कुछ अधिकार दिए गए। तो वो सब कितने विषय हैं इनको आप ध्यान रखेंगे। नगर पालिका जो है 74वां संशोधन 1992 में ही किया गया, और उसके तहत नगर पालिका को 18 विषय और उससे संबंधित अधिकार दिए गए। तो ये आ जाते हैं हमारे इस प्रकार से। तो आपको ध्यान रखना है 11वीं अनुसूची में क्या है, किस संविधान संशोधन के तहत है, कितने विषय हैं, इसी तरह पंचायती राज और ये चीजें। तो ये आपकी दोस्तों टोटल 12 अनुसूचियां हैं संविधान की, और ये आपको याद रखना है दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगल एक ट्रिक आपको ध्यान रखनी है और आपका क्वेश्चन हो जाएगा, और डिटेल में भी हमने डिस्कस किया है। तो आज की वीडियो क्लास में इतना ही। मैं उम्मीद करूंगा आपको हमारी क्लासेस, हमारी मेहनत जो है आपको पसंद आ रही होगी, और इसलिए मैं आपको कहूँगा कि शिक्षाप्रद यूट्यूब चैनल को फैलाइए, आप जितना ज़्यादा इसका प्रसार कर सकते हैं कीजिए। ज्ञान को बांटने से बढ़ता है, शेयर ही तो करना है, एक क्लिक करना है और शेयर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, होप यू आर एंजॉइंग वीडियो क्लासेस ऑन दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म।
जय हिंद, जय भारत।